हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 5 हिंदी विषय का पहला पाठ, राख की रस्सी। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और इससे संबंधित एक कहानी देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राख की रस्सी, पहला पाठ। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनग वसैन गांपो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह भोला था, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा कि तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर आओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे भी लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट दिए, उन्हें बेचकर 100 रुपये मिले। जो रुपये मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपो गार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपो गार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपो गार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी तो बना दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपो गार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपो गार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपो गार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपो गार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो यहाँ पर हमारा यह पाठ पूरा होता है। अब हम आगे इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। चलिए अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करते हैं। रिमझिम पाठ 1, राख की रस्सी। भोला भाला। प्रश्न 1, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। कै, तुम्हारे विचार से वह किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? उत्तर, हमारे विचार से वे सोचते होंगे कि उनका बेटा आगे चलकर अपना खर्च कैसे चलाएगा और अपना जीवन यापन किस तरह करेगा।
ख, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो क्या उपाय करते? उत्तर, मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो अपने बेटे को प्यार से समझाती। शहर की तरफ। प्रश्न 1, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। क, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा? उत्तर, मंत्री ने अपने बेटे को शहर में दुनियादारी को समझाने के लिए भेजा था। ख, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर क्यों भेजा? उत्तर, उसने अपने बेटों को भेड़ों के साथ शहर में इसलिए भेजा था क्योंकि वह उसे चतुर और समझदार बनाना चाहता था। ग, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? घर में पता करो। कुछ तो आज पड़ोस में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गए हों, तो उनसे बातचीत करो। रोज जानने की कोशिश करो कि क्या आप निर्णय से खुश हैं, क्यों। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। उत्तर, हमारे घर के बड़े लोग पहले गांव में रहते थे। मेरे पड़ोस में गांव से आकर रहने वाला एक बच्चा अपने निर्णय से खुश है क्योंकि यहाँ सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। उस व्यक्ति ने वह स्थान कुछ परेशानियों के कारण छोड़ दिया। मेरे पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने पति की नौकरी छोड़ने के कारण पुरानी जगह छोड़ दी। वहीं मेरे पड़ोस में रहने वाले एक अन्य बच्चे ने पुरानी जगह अपनी माँ बाप के साथ दूसरी जगह जाने के कारण छोड़ दी। अब है प्रश्न 2। जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी भी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में, अपने स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाज के नाम पता करो। तो गेहूँ, जौ। उत्तर है गेहूँ, जौ, बाजरा, चना, मक्का, सोयाबीन आदि हैं। प्रश्न 3, गेहूँ और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों संज्ञा हैं। गेहूँ और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। क, नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन 2 प्रकार की संज्ञाओं से करो। लेह धातु, शेरवानी, भोजन, तांबा, खिचड़ी, शहर, वेशभूषा। उत्तर, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा लेह, शेरवानी, तांबा, खिचड़ी। जातिवाचक संज्ञा में आएगा धातु, भोजन, शहर, वेशभूषा। ख, ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। उत्तर, धातु सोना, दाल, चावल। भोजन में रोटी, दाल, चावल। शहर है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता। वेशभूषा है धोती, साड़ी और कमीज। तुम शेर, मैं सवा शेर। प्रश्न 1, इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए। था न सचमुच नहले पर दहला, तुम्हें भी यही करना होगा। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की जरूरत हो। उसे कागज में लिखो। तुम सभी अपने अपने वित्त को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ और डिब्बे से एक चिट निकाल कर पढ़ो और उनके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कथा का बीरबल होगा। उत्तर है, अध्यापक ने कहा कि तुम पानी का पत्थर लेकर आओ। कुछ सोचने के बाद मैंने उनसे कहा कि फिर आपको उस पत्थर को आधे घंटे हाथ में लेकर रखना पड़ेगा। अध्यापक ने मुझे हाँ कह दिया और फिर मैं एक बर्फ़ का टुकड़ा लेकर आया और उन्हें दे दिया। वह हैरान रह गए और मन ही मन सोचने लगे कि वह आधे घंटे हाथ में कैसे रखेंगे। छात्र अपनी सूझबूझ से कोई काम ढूंढकर खेल पूरा करें। अगला प्रश्न है, मंत्री ने अपने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। उत्तर, ऐसा नहीं था कि उन्हें बात पसंद नहीं आई, लेकिन मंत्री को पता चल गया था कि यह काम उनके बेटे का नहीं है। वैसे भी वह अपने बेटे को चालाक या होशियार बनाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। वह बाद में उसने उस लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दी। सिंह और जौ।
प्रश्न, पहले बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने यह चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ के बालों सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ। उत्तर, जिन लोगों ने यह चीज़ खरीदी होगी उन्होंने भेड़ों के बालों से ऊन के वस्त्र और सींगों से सजावटी सामान बनाया होगा। आगे है बात कहने का तरीका। प्रश्न 1, नीचे कहानी के कुछ उपाय दिए गए हैं, इन बातों को तुम किस तरह से कह सकते हो? क्या चैन से जिंदगी चल रही थी? इसका होगा जिंदगी आराम से कट रही थी। ख, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। ख, यानी वह होशियार नहीं था। ग, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इसका होगा मैं इसके लिए उपाय बता देती हूँ। घ, उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। इसका बनेगा उनकी अपनी चालाकी किसी काम नहीं आई। 2, लोनपो गार का बेटा होशियार नहीं था। क, होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। इसका उत्तर होगा होशियारी से तात्पर्य है समझदार होना, जबकि चालाक का अर्थ है अत्यधिक चतुर होना। जो व्यक्ति दूसरों से काम निकलवाने के लिए तरह तरह की बातें करता है उसे हम चालाक कहते हैं। वहीं जो व्यक्ति समझदारी की बातें करता है उसे समझदार कहते हैं। इस प्रकार भोला का अर्थ है सीधा साधा होना, जबकि बुद्धू का अर्थ है बेवकूफ़। ख, लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान, क्यों? उत्तर, लड़की को हम बुद्धिमान कहेंगे क्योंकि अपनी बुद्धि के बल पर वह हर समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ रही थी। आगे है कहानी में लोनपो गार के बेटे और लड़की का कोई नाम नहीं दिया गया है। नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है। यह परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छांटकर बेटे और लड़की के कोई 2 नाम रखो। नमिया, डावा, मिगमार, लाखपा, नूखू, फू, दोरजे, ये क्या हैं? कोई खाने की चीज़ें या घूमने की जगहों के नाम? जी नहीं, ये हैं तिब्बती बच्चों के कुछ नाम। ये सारे नाम की तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। नामिया नाम दिया जाता है रविवार को जन्म देने वाले बच्चों को। मानते हैं इस बच्चे को उस दिन के देवता सूरज जैसी शक्ति मिलेगी और जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा वह शक्ति बढ़ती जाएगी। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का नाम डावा रखा जाता है। यह लड़का लड़की दोनों का नाम हो सकता है। तिब्बती भाषा के डावा के 2 मतलब होते हैं, सोमवार और चांद। यानी डावा चांद जैसी रोशनी फैलाएगी और अंधेरा दूर करेगी। तिब्बत में बुद्धू के स्त्री पुरुष रूपों नामकरण करते हैं, खासकर दोलमा नाम बहुत मशहूर होता है। हम बुद्धि के स्त्री रूप तारा का ही तिब्बती नाम है। उत्तर, लोनपा गार के बेटे को हम नूखू नाम देंगे और जबकि लड़की को डावा नाम देंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। इस वीडियो में मैंने आपको पाठ का सार, कहानी और प्रश्न अभ्यास करवाए हैं। अगली वीडियो में आपको मैं पाठ 2 उसका प्रश्न अभ्यास, सार और कहानी करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।